सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक मामला बड़ा अहम है। इस वक्त कराची सूबा होना चाहिए या नहीं, सिंध से अलग हो सकता है या नहीं। बहुत से दिनों में ये मुसलसल बातचीत और मुसलसल ये मामला चल रहे हैं कि कराची जहाँ पर बद इंतज़ामी है, उसकी सबसे बड़ी वजह पिछले 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए सिंध से अलग किया जा सकता है सिंध के दारुल खिलाफा को या नहीं, ये सवाल बड़ा अहम है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत विफाक में है, बार बार गवर्नर राज की बात हो रही है, 149 की बात हो रही है। क्या वजह है कि कराची को हल नहीं किया जा सकता मामला? 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ये तासुर हो रहा था कि अब मामलात शायद हल हो गए। लेकिन आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध माँ है और माँ के टुकड़े नहीं होने देंगे। इस जहन और से खुन्नास ये निकाल दें कि कोई शराकतदार सिंध के अंदर हो सकता है हुकूमत में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कराची के मामलात के लिए कमेटी वफाक और सिंध के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी, सियासी रहनुमाओं पर नहीं। यानी वफाक और सिंध के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी, सियासी जमातों पर यह मुश्तमिल कमेटी नहीं होगी। जो पहले साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, आज मिलने के लिए तड़प रहे हैं। कराची में बारिशें ज़्यादा हुई, लेकिन माजी में हालात आज से ज़्यादा ख़राब थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हालात बेहतरी की जानिब रहे हैं। कराची में क्यों तकसीम की बात हो रही है कि इसे एक अलग सूबा बनाया जाए? ये सूबे की डिमांड बहुत पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से होती रही है मुसलसल, लेकिन उसके बाद एक तवक्कुफ था और अब दोबारा से ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जिसका पहले भी ये मुतालिबा था कि इसको अलग किया जाना चाहिए। क्या आईनी तौर पर ये मुमकिन है या सिर्फ सियासी नारेबाजी है? इस पर भी हम बात करेंगे। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ब्यूरो चीफ हैं कराची के, उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू करेंगे। शाहिद जतोई साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये क्या मामला है कि अब वज़ीर आला सिंध को बाकायदा तौर पर यह कहना पड़ा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बार बार बात कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है कि एक सूबा अलग बना दिया जाए, जिस सूबे के लिए सारे के सारे लोग राज़ी हैं कि यानी इसको सूबा बनना चाहिए जनूबी पंजाब को, वो तो बन नहीं पा रहा। इतना आइनी मामला, इतनी आइनी पेचीदगियाँ हैं, तो इसके लिए तो राज़ी ना हुकूमत है यहाँ पर, ना वफाक है, ना दीगर जमातें हैं, तो इसका इतना शोशा क्यों चलाया जा रहा है? देखें मुदस्सिर, ये जो कराची है ये आज से नहीं बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद से, बल्कि क़याम पाकिस्तान से भी पहले कराची इस खित्ते का, इस रीजन का बहुत अहम शहर था और इस पे सियासत होती रही है। कराची के हवाले से मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें जो हैं उनकी कोशिश रही है कि कराची पे उनका कंट्रोल रहे। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची में सूबे के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मसला है। कराची में बिजली और पानी का भी, इस पर बात चल के आगे करेंगे, लेकिन इस वक्त सूबे के मामले के हवाले से बात हो रही। शायद जतोई साहब, ये मेरा सवाल ये था कि इतना आसान है या सिर्फ सियासत ही हो रही है इस वक्त वफाक की हुकूमत और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, या फिर सियासत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे अमल पर? जी देखें, कराची पे आज से सियासत नहीं हो रही। क़याम पाकिस्तान से पहले कराची जो है वो इस रीजन की सियासत का मरकज़ था, मईशत का मरकज़ था और बाद में भी क़याम पाकिस्तान के बाद भी कराची पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ये बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। आज भी यही सूरत हाल है। कराची पे अपना कब्ज़ा, अपना सियासी तसल्लुत बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों में खींचातानी, रसाकशी जारी है। कराची जो है वो पाकिस्तान की मईशत की शाहरग है। कराची सिर्फ मईशत की शाहरग नहीं है, कराची जो है पाकिस्तान की सियासत को चलाता है। कराची की वजह से पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस लोगों का कराची पे है। पहले कहा जाता था कि यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, तो बहुत सारी क़ुव्वतें अमन व अमान को ठीक करने के लिए कूद पड़ती थीं और कराची की सियासत को कंट्रोल करती थीं। आज ये कहा जा रहा है कि कराची में
जो है वो गंदगी ने शहरी मसाइल जो हैं अच्छा वो इस वक्त हैं। अच्छा, हलीमा आदिल शेख साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं चाहूँगा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। आपकी जमात भी सिंध की तकसीम चाह रही है कि कराची एक अलग सूबा हो जाए और बाकी सिंध को अलग रखा जाए कि इसकी बेहतरी के लिए? ये किसने कह दिया? कौन हमारी जमात का तर्जुमान बन गया कि आप हमारी जमात के तर्जुमान बन गए? हमारी जमात बिल्कुल नहीं चाहती। सही, हम सिंध की तकसीम के खिलाफ हैं। हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वाइस चेयरमैन का, हम सब का सिंध असेंबली में, पार्लियामेंट में, हर जगह आ चुका है कि हम सिंध की तकसीम के खिलाफ हैं। हम कोई नहीं चाहते कि सिंध को, कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए, इसको टेक ओवर करना नहीं चाहते, लेकिन हम कराची के मसाइल को जरूर टेक ओवर करना चाहते हैं कि जहां ये नाकाम हो चुके हैं। तो भाई हम वसाइल को टेक ओवर नहीं करना चाहते, कोई वसाइल हमें नहीं चाहिए। हमें मसाइल जो हल नहीं हो सके उसके लिए अगर हमारा जो रोल, जो हमेशा आप सब भी कहते थे, मीडिया भी कहता था, हमारे मोहतरम शाहिद जतोई साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी यहाँ मौजूद, ये भी कहते थे कि जी पीटीआई को मैंडेट मिला, आपने क्या किया क्या किया क्या किया। अब हम कहते हैं कि सिंध हुकूमत लीड ले, सिंध हुकूमत आगे बढ़े, वफाक की जो मदद चाहिए, वफाक आपका साथ चलने को तैयार है। कल खुद ही नासिर शाह साहब ने पहले कहा कि जी हम कमेटी को वेलकम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर वो इनके दौड़ लग रही होती है। मुर्तज़ा साहब ने कहा मैं पीछे रह गया, उसने कहा उसने कमेटी के नाम भी बना दिए। ना लेना ना देना, ना 3 में ना 13 में, ना कमेटी बनी, ना नोटिफाई हुई, इन्होंने शुरू कर दिया। बात यह है कि ये लोग बेचारे अपनी कल खुद ही, और आज वज़ीर आला साहब ने कहा जी कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं होने देगा, सिंध टूटने। किसने कह दिया सिंध टूट रहा है? किसने कह दिया कि सिंध धरती को कुछ हो गया? कुछ नहीं, ड्रामा। और अभी आपने बात की, अभी शाहिद जतोई साहब की बात से मैं ऐड करता हूँ। शाहिद जतोई साहब ने कहा कि जी कराची के जब हालात हुए तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ जतोई साहब, फायदा किसको हुआ? इस शहर कराची वालों को हुआ, सूबा सिंध वालों को हुआ, पाकिस्तान को हुआ। अगर ऑपरेशन हुआ तो जहाँ जो लोग कत्ल गारत होती थी, मरते थे, गाड़ियां जलती थी, भत्ता गिरी थी, खत्म हुई, उस वक्त वफाक और चैन की नींद किसने ली? हमने, आपने? सुकून से कौन सोया? अगर आज भी इस शहर को ठीक करने के लिए वफाक मदद करना चाह रहा है, सिंध मदद, कोई टेक ओवर नहीं हो रहा, ये खुद पर खुद का एक ड्रामा क्रिएट। शेख साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अमन के खिलाफ नहीं हूँ। बद अमनी किसने फैलाए? बद अमनी के फैलाने वालों को, बद अमनी में जो लोग शामिल थे उनकी कौन कौन पैटर्नाइज कर रहा था, उनको कौन उनकी पुष्टपनाही कर रहा था? ये बलूचिस्तान को भी टेक ओवर किया गया, ये खैबर पख्तूनख्वा को भी टेक ओवर किया गया, कराची को। ये मेरे ख्याल में अब ड्रामा बंद होना चाहिए। अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत के साथ बाकी एजेंसीज खड़ी हूँ। इस मामला, इस सूबे के इंतजामी मामलात संभालना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक बाकी लोग उसका साथ दें, उसको टेक ओवर ना करें। उनका ये जो पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई जा रही हैं, पैरेलल इदारे बनाए जा रहे हैं, ये मैं ये कहता हूँ कि इससे ना तो आप कानून और आइन के मुताबिक चल सकते हैं, ना इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो हो सकती है। आप बिल्कुल करें, मसाइल हैं, हर जगह मौजूद हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सिंध हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट्स के मामलात में भी मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट्स काम नहीं कर रही हैं तो लोकल गवर्नमेंट्स को काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध ने भी ये कह दिया कि सिंध के इख्तियारात में किसी तरह की भी शेयरिंग जो है वो नहीं हो सकती है। जब इख्तियारात में शेयरिंग नहीं होगी, आप कह रहे हैं मसाइल को टेक ओवर करना चाहते हैं। मसाइल टेक ओवर किस तरह से बगैर वसाइल और बगैर कानून के कर सकेंगे शेख साहब, आप हल? देखिए, जो शायद जतोई भाई फरमा रहे हैं, मैंने भी वही कहा। मैंने तो पहले कह दिया कि भाई हम कुछ टेक ओवर नहीं कर रहे, हम कोई अलहदा वफाक आके कोई कब्जा नहीं कर रहा। मैंने तो पहले कह दिया, खाम से जो नहीं हो रहा उसको शोशा क्यों बनाया जाए? कुछ नहीं हो रहा। वफाक ने कहा है कि जो मदद, आप जो पहले कहते थे कि हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें कुछ नहीं दे दे, वफाक ने क्या किया? अब वफाक कहती है सिंध हुकूमत लीड लें, आप आगे चलें, जो हमसे मदद चाहिए हम करने को तैयार है, जिस किस्म की मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं, वफाक की मशीनरी चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, वफाक के तैयार है, लीड तो लेना, लेकिन भाई नजर तो रखेंगे
नजर तो रखेंगे, वो तो आईनी हक भी है और हम स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कराची शहर में मैंडेट हमें मिला हुआ है, कराची के हम मुतासरीन हैं, कराची में हम ही, ये कचरा हमारे घरों के सामने है, ये गटर हमारे घरों के अंदर है, ये पानी हमारे नलकों में नहीं सारे आता। हैं वो कराची के अंदर है। मुझे छोटी सी एक न्यूज अपडेट्स की ब्रेक लेना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसका हल क्या है, कानून के मुताबिक इसका हल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। के बाद खुशामदीद। और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची के मसाइल, कराची के वसाइल और इख्तियारात में शेयरिंग के हवाले से, जिस पर आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि किसी भी तरह की कोई शेयरिंग इख्तियारात में नहीं हो सकती है। तो मसाइल किस तरह से फिर कानूनी तौर पर हल किए जा सकते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये सवाल अहम है कि क्या तरीक़ाकार होगा कि विफाक उन मसाइल को जो आप समझते हैं कराची में हैं उनको सूबाई हुकूमत नहीं कर पाई है और विफाक उसको कर पाएगा, तरीकाकार क्या होगा सर? देखिए, अब भी हम ये नहीं कह रहे कि सूबाई हुकूमत साइड पे हो जाए, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत लीड ले, सूबाई हुकूमत आगे बढ़े, सूबाई हुकूमत को जो मदद वफाक की चाहिए, जिस किस्म की मदद वफाक की चाहिए, जिसके लिए हमेशा वो कहते रहते थे, उसके लिए वफाक साथ खड़ी हुई है। मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि आज ये जो सियाली में तूफान उन्होंने उठाया हुआ है, हमने तो किसी ने नहीं कहा था। एक बहुत सीनियर एंकर ने, एक बड़े एंकर ने, जर्नलिस्ट ने 2 रोज पहले हो गया, कमेटी बन गई, ऐसा बन गया, वैसा बन गया, वैसा बन गया। उसके बाद कल जो था नासिर शाह साहब ने कह दिया हम कमेटी को वेलकम करते हैं और हम मिलकर काम करेंगे, 3 जमातों का इत्तेहाद हो गया। अरे भाई, हमने तो नहीं कहा कि इत्तेहाद हुआ। उसका मुर्तज़ा वहाब आ गए, कमेटी बन गई, उसके चेयरमैन वज़ीर आला होंगे और ये 3 लोग होंगे, ये 3 लोग होंगे न। फसाने वो बात, सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात इनको बड़ी नागवार गुजरी है। किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब खुद ही टोटल ड्रामा, सेल्फ मेड। हम तो कहते हैं कि भाई इस शहर को ठीक करना है, जो मदद हमारी चाहिए हम साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं। ये नहीं हो सकता कि हम बाहर निकल चले जाएं, हमारा वोट मिला हुआ है, हमारी सीटें हैं, लोग हमें घरों पे हमला कर देंगे, काले तवे टांग देंगे हमारे घर पे आके। इसलिए भाई गवर्नमेंट करे, कौन इनसे आईनी हक छीन रहा है, किसने इनसे आईनी हक छीन लिया, किसने कहा कि आप ना करें, अगर कोई मदद ना करे तो मुसीबत, अगर तो कहते सिंध पे हमला। सर वो कह रहे हैं कि आप जो विफाक ने उनको NFC की मद में फंड्स हैं वही उनको प्रॉपरली वो नहीं मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी मदद क्या हो सकती है कि प्रॉपरली जो फंड्स हैं वो सिंध के लिए और फिर खास तौर पर कराची के लिए विफाक से हों। अच्छा सुनिए, ये अभी बात की आज के जी वो रिकवरी कम की FDR ने, जिसकी वजह से पैसे कम मिले 225 अरब रुपए। जी हाँ। तो भाई कराची में लॉकडाउन किसने किया था? शायद लॉकडाउन ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, इसको भी बंद कर दो, उसको भी बंद कर दो, किसने किया था? जिसकी वजह से रिकवरीज चुके 60-65% रिकवरीज जो रेवेन्यूज है वो कराची से इकट्ठे होते हैं। सिंध को 225 अरब कम आए, पंजाब को 475 अरब कम गए, KP को 156 अरब कम गए। तो क्या सबसे दुश्मनी हो गई? अरे भाई, उस वक्त जब लॉकडाउन कर रहे थे, उस वक्त जब चीखते थे ना, हम तो चीखते थे कि भाई ये नहीं करो लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में जब आप दुकानें भी बंद कर दे, फैक्ट्रियां भी बंद कर दे, बिजनेस भी बंद कर दे, शहर भी बंद कर दे, हर रोज एक रोना धोना वो लगा दे, और उसके बाद जब रेवेन्यू कम हो जाए तो आप कहते हैं, देखिए अभी हम कहते हैं वज़ीर आला साहब लीड लें, बातें ना करें। अब जब हम वफाक साथ देने को तैयार हैं, आगे बढ़ें। मैं कोई इस वक्त मैं मुख्तलाफी बात भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बात करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि ये शहर जो कचरा कुंडी बन गया है, इसको साफ किया जाए। ये मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके शहरियों ने क्या कसूर किया है कि जो टैक्स दें, पैसे दें, रेवेन्यू इकट्ठा करके दें, और उसके बाद उनके घरों में गटर का पानी फिर रहा हो, उनके बारिश के पानी में वो तैर रहे हो, उनसे गंदगी हो रही हो, उनको पानी ना मिलता हो, उन्हें जुल्म होता हो, उनके साथ ट्रांसपोर्ट ना मिलती हो, BRT ना मिलती हो। हम इस वक्त अच्छे दिल के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हाथ मिला। और आप ये भी चाह रहे हैं कि लीड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में इस वक्त है सिंध में, वही लीड करे और फिर मसाइल जो है वो विफाक के साथ मिलकर हल किए जाए। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपने वक्त दिया, आपको मौक़िफ़ पे आ गया। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा भी। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या हल है मसाइल का
कि कराची को अलग सूबा होना चाहिए या फिर इसी सूबे में रहकर वफाक के जरिए इस मसले का हल हो? तरीकाकार क्या हो सर? मतलब सर, एमकेएम पाकिस्तान पिछले कई साल से मुसलसल मुतालबा करती चली आ रही है कि कराची को उसका हक दिया जाए, कराची के अवाम को भी नौकरियों में शामिल किया जाए, कराची के लोगों के हेल्थ के मसाइल के हल किए जाए, कराची के लोगों को भी प्रोफेशनल मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों को मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन होता क्या चला आ रहा है? आज आपके सामने हमने बाकायदा जैसे कहते हैं कि वाइट पेपर शायद क्या कि सिंध के अंदर 3 लाख नौकरियां दी गई पिछले 5 साल में, उसमें से 10,000 से कराची का कोटा बना। अब इस तरह कराची में अगर आप 3 लाख नौकरियां दोगे और उसके अंदर आप उसके अंदर अगर नहीं हुआ तो कैसे मामला चलेगा? तो आप देखें कि एमकेएम पाकिस्तान ने दूसरा क्या मुतालबा करती चली आ रही है कि मतलब 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इख्तियार जो है मुंतखब बलदियाती नुमाइंदे को दिए जाए। आपने देखा है कि 18वीं तरमीम के जरिए सिंध की हुकूमत ने वो तमाम इख्तियार जो थे जब वफाक से उससे मिल गए, वफाक से मिलने के बाद क्या सूरत हाल हुई कि नसीबी के इख्तियार नीचे डिवॉल्व करने के बजाय उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के तहत जो इख्तियार उनके पास थे, आई मीन लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के पास, वो भी सूबे में छीन के अपने पास वो भी छीन के उन्होंने अपने पास रख दिए। इस तरीके का इस तरह नहीं होता है। आप डिवॉल्व करते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं। एमकेएम क्या कहते हैं कि आर्टिकल 148 पर उसके असल रूल के मुताबिक अमल कराया जाए और इस बात को मेक श्योर किया जाए कि इख्तियार जो है वो डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर निकल करके तहसील और तहसील से निकल करके यूसी लेवल तक चला जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम एक बावकार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये तमाम चीजें अमल नहीं होती तो मसले का क्या हाल है? मसले का फिर यही होता है कि कराची का नौजवान, कराची के बुजुर्ग, कराची की खवातीन जब पानी के बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं, वो जब सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने स्कूल, कॉलेज या फैक्ट्री जाने के लिए खवातीन सड़कों पे खड़ी रहती हैं, तो उन्हें तो शर्मिंदगी होती है। तो उनके लिए कोई मेट्रो बस के बजाय कोई ग्रीन बस के बजाय वो चिंची रिक्शे पे सफर कर रही होती है। मुदस्सिर, हम 21वीं सदी में रहते हैं और 18वीं सदी की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें तो कोई ये बात कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर 3 शहरों को मेट्रो बस दे दी। पिछले 7 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 शहर को बस रैपिड दे दिया। पिछले 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 शहर को भी किसी तरह भी कोई मेट्रो, किसी बस रैपिड का कोई मंसूबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं दे पाए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फ्लॉज है। लेकिन ये कोटा सिस्टम वाला है, आपकी बात सही है। उसमें मैं शायद जतोई साहब भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते फिर आपसे मजीद सवाल करते हैं। अमीन साहब, शायद जतोई साहब, ये तो एक कराची के शहरियों के लिए ज्यादती है कि एक तो वैसे मरदमशुमारी में जब उनका कम कर दिया गया कोटा, फिर उसमें नौकरियों में पिछले 5 साल में 3 लाख नौकरियों में 10,000, सबसे बड़े शहर जहां सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान भी हों, वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कौमियत से हों, तो ये इसको अब इस आके 2020 में ख़त्म नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ में मेरिट होना चाहिए, ओपन मेरिट। मैं अमीनुल हक साहब की इस बात की तायद करता हूँ कि कराची में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हैं, किसी भी सियासी गिरोह से उनका ताल्लुक़ है, उनको उनके हिस्से की नौकरियां मिलनी चाहिए, मेरिट पे मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये इनका हक है। कराची के लोगों को बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए, ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो मेरिट पे जो कुछ उनको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मैं इसके हक़ में हूँ। लेकिन कराची की सियासत को बुनियाद बनाकर कोई बड़ा सियासी बहरान नहीं पैदा करना चाहिए। कराची की सियासत को 4 दफ़ा कराची में बदअमनी को बुनियाद बनाकर 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को जो है वो बरतरफ किया गया। अब जो है मैं कहता हूँ कराची में सफाई होनी चाहिए, कराची में कचरा उठाना चाहिए, कराची के लोगों को बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। कराची के लोगों को जो ख़ास तौर पर मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ कि अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो एहसास महरूमी पैदा होगा, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। लेकिन कराची की सियासत को एक बड़े बहरान के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। कराची बहुत इस्तेमाल हो चुका है। मैं अमीन साहब शॉर्टली कमेंट आपसे, हल क्या है सर इस वक्त फौरी तौर पर कराची के लिए? क्या विफाक है, सूबा बनाना है? देखिए शाहिद जितनी जो बात कर रहे हैं ये ब्रॉड माइंड है।
और ऐसे लोग, अगर ऐसे लोग क्या कहते हैं क़यादत कर रहे हो, और ऐसे लोग अगर हुकूमत से मौजूद हो, तो मैं समझता मसाइल जन्म ही नहीं लेगा। शायद जितनी कितनी अच्छी बात की। देखिए एमकेएम क्या कहते हैं कि लाड़काना के नौजवान को भी नौकरी मिलनी चाहिए, कराची के नौजवान को मिलनी चाहिए। एमकेएम कहती है कि लाड़काना के मेयर को भी अख्तियार मिलना चाहिए, कराची के मेयर की भी अख्तियार मिलनी चाहिए। एमकेएम कहती है कि अगर कहती है कि सरपारकर में जब यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया वज़ीर आला साहब ने कैंपस एनईडी का, तो एमकेएम ने 10 मिनट के अंदर उसके अप्रिशिएट किया। और एमकेएम क्या कहते हैं कि हैदराबाद में मीरपुर खास में भी यूनिवर्सिटी कायम कर दो। तो मेरा ख्याल है हम तो ताकत की बात नहीं करते, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं। और बराबरी की बुनियाद पर ही, जिस तरह शाहिद ने बहुत अच्छी बात की, शाहिद जितनी द वंडरफुल गाय, उसने एक बड़े अखबार में जिसे कहते हैं कि कभी अरसा गुजारा है, और इन जैसे लोगों के साथ अगर रहा जाए, और उन्होंने बात की कि 5 साल पार्लियामेंट को मुकम्मल होना चाहिए, 100% एग्री। मुल्क में जमहूरी रवायत कायम रहना चाहिए, बिल्कुल 100% एग्री। और किसी को बुनियाद बनाकर हंगामा दंगा फसाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरिट के बुनियाद पे, सलाहियत के बुनियाद पर मेरिट जो है वो सबसे अमीन सब मद्देनजर होना चाहिए सूबाई हुकूमत के। हाँ भी, और ये जो कोटा सिस्टम है बहरहाल अब वो 2020 में ख़त्म होना चाहिए। ओपन मेरिट है, जो मेरिट वो है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KP, बलोचिस्तान, जहाँ भी हो, ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद जितुई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे पाकिस्तान में तरसीलात ज़र बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, जिस पे मुबारकबाद भी इमरान खान साहब ने की है। इस पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो आलमी जरीदे पाकिस्तान के मुआशी महाज पर बेहतरी की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से अगले आने वाले दिनों में बेहतर साबित होगा। पाकिस्तान में इकनॉमिक जोन्स जो बनाए जा रहे हैं, कुछ इलाकों में टैक्स फ्री जोन्स का भी क़याम हो रहा है। इससे सरमायाकारों की ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो होगी, जिससे पाकिस्तान बेहतर तौर पर अपने आप को आगे मुआशी लिहाज से मजबूत कर सकेगा। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने खुशखबरी और मुबारकबाद दी। कहा कि समंदर पर पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई गई सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान की मुआशी तारीख में इस बार 43 अरब रुपए तक भिजवाए गए हैं, डॉलर भिजवाए गए हैं। और उससे अब पाकिस्तान की मुआशी तौर पर बेहतरी भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इस हुकूमत पर बैरून मुल्क लोग जो मौजूद हैं, ओवरसीज पाक, उनका एतमार और एतबार बढ़ गया है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात मीर मोहम्मद अली खान साहब। बहुत शुक्रिया मीर मैक साहब आपका वक्त का। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से हुकूमत कहती है बेहतरीन काम हो रहा है, ऑपोजिशन कहती है बिल्कुल मुल्क तबाह हो गया है। असल हालत क्या है इस वक्त? देखिए, सब में पहले दो एक्सट्रीम जाविये हम ना लें। ऑपोजिशन का तो काम है हर चीज़ में मीखे निकालना, वो तो मैं समझ सकता हूँ। ना आप मेरी सुने ना ऑपोजिशन की सुने। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। अभी मूडीज़ ने हमारी रेटिंग को बेहतर किया है। दूसरी चीज़, हम पाकिस्तान पहला मुल्क है मेरे ख़्याल में दुनिया में, जो कि मैं एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं समझा सकता ये कैसे हुआ है, सिवाय ये कहने के कि अल्लाह का हाथ है इसके अंदर, कि कोविड के दौरान हमारी इकॉनमी तबाह नहीं हुई। बखुदा यकीन करें, मुझे इतना डर था आज से 4-5 महीने पहले कि बड़ी से बड़ी इकॉनमीज़ उनको वो हैंडल नहीं कर सकी। GDP जो इस क्वार्टर की पिछले जो गुज़र चुका है, अमेरिका में 48.2% डाउन है, लंदन में 10% एक महीने में उनकी GDP डाउन, विच इज़ $560 बिलियन। जर्मनी का हाल देख लें, हर एक का देख लें, हमारी GDP पे असर नहीं पड़ा। शायद इसलिए कि हम ज़्यादातर कैश इकॉनमी है, जिसका मतलब ये है कि इतनी डॉक्यूमेंटेशन पहले से हुई भी नहीं थी कि हमें पता चले। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर हो रहे हैं, यस बिल्कुल हो रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पे फ़ौरन नहीं आता है, मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर और बदतर होते जाते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे तबाही लेकर आते हैं। आप लेबनान को जैसे देखें, वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमसे भी छोटी इकॉनमी है, मगर वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स तबाही की तरफ जाते रहे और एकदम एक दिन ऐसा हुआ कि
400% करेंसी डिवैल्यू हो गई, रोडों पे लोग निकल आए, गोश्त 1 किलो $42 हो गया, मैं डॉलर्स में बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें, हमारा करंट इकोनॉमिक्स फ्लो कोविड में आया, वो जो आप बात करें पाकिस्तान के इस पर असरात उस तरह से नहीं आए, तो इससे पाकिस्तान की क्या बेहतरी हो सकती है? देखिए, वह तो पहले ही जैसे मैंने अभी आपके जवाब के दौरान कहा कि ये तो एक लिटरली मैं मजाकन या मुहावरतन नहीं कह रहा हूँ, तो मेरी समझ से बाहर है कि हमारे ऊपर इतना असर क्यों नहीं हुआ। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट्स, मैं तो समझ रहा था कि बहुत ही डाउन हो जाएंगे। इस महीने हमारी एक्सपोर्ट 6% ऊपर गई, बेहतर हुई जी। हालांकि हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स जो है वो लिनन, टावल्स, बेडशीट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को केटर करती हैं। हालांकि ट्रैवल और इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा चुकी है इंटरनेशनली, उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट स्टेबल रही हैं, तो बल्कि ग्रो हुई है इस महीने। तो उस लिहाज से तो मैं कहता हूँ कि हमारा, क्योंकि हम डायरेक्टली मुदस्सिर इतना लिंक्ड भी नहीं है इंटरनेशनल इकॉनमी से, सिवाय एक्सपोर्ट्स के। एक्सपोर्ट्स के अलावा कोई ऐसी हमारी ना ही करेंसी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना ही हमारी इकॉनमी एक्सपोर्ट के अलावा इतनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है बाहर के ममालिक से। तो हम एक जो छोटे से बबल में रह रहे थे, शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उस बबल में ही रहने की वजह से हम सेव हो गए हैं, मगर ये सही। चलिए, इस ब्लेसिंग को अगले आने वाले दिनों के लिए बेहतरी समझा जाए। मीर साहब, एक आज वजीर आज़म ने जो ट्वीट भी कि तफसीलात ज़र सबसे ज़्यादा जुलाई में जनाब वो हुए हैं, $23 अरब शायद लगभग वो आया है पाकिस्तान में, वो मुबारकबाद भी दे रहे थे। इससे क्या बेहतरी होगी पाकिस्तान? 27 अरब। अच्छा, 27 $2.7 बिलियन। देखिए, जब भी फॉरेन एक्सचेंज आता है तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। हालांकि हमें उस तरफ जाना चाहिए कि जहां पर हम इतने डिपेंडेंट ना रहें सिर्फ अपने एक्सपैट्रिएट्स के ऊपर के वो पैसे भेजते रहें, क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी चेंज होती रहती है। बाज़ औक़ात अगर खुदा न करे ग्लोबल इकॉनमी में रिसेशन आ जाए, या हमारी ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो है ओवरसीज़ की वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में है, अगर ऑयल की प्राइस में बहुत ही ज़्यादा स्लम्प आता है तो उनकी इकॉनमीज़ नीचे चली जाती हैं, वो ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये खैर इस वक्त जो हो रहा है कोविड के दौरान बहुत ही बड़ी बात है कि $2.768 बिलियन एक महीने के अंदर आए हैं, जो कि विच इज़ अनहर्ड ऑफ। मगर आगे चलकर हमें सिर्फ रेमिटेंसेस के ऊपर हम गुजारा नहीं कर सकते। हम फिलीपींस नहीं हैं या थाईलैंड नहीं है, वो भी डिपेंडेंट है, मगर उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती है। हमारे पास सिर्फ हम फॉरेन एक्सचेंज जो है हमेशा रेमिटेंसेस की तरफ देखते हैं। ये एक अच्छी खबर है। अभी जो गरीब टाइम्स ने ये बात की है कि पाकिस्तान की मुआशी सुर्खी की जानिब जा रही है, ये एक अच्छी खबर है। और इस खबर को लेकर आगे अगले आने वाले जो 5-6 माह इस साल के और इस साल के बाकी जो 10 महीने हैं इकोनॉमिक साल के, पूरे मुआशी साल के, वो देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया अमीर मोहम्मद अली खान साहब आपके वक्त का। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।